दोस्तों, आज हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 2 मैं आपको कराने जा रहा हूं। बोलो, हमारा एक पार्ट 1 हो चुका है और हमने जो नया टॉपिक है सेकंड ग्रेड साइंस का जिसका नाम अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा है, जिसको 2 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराया। मैंने पार्ट 1 जो मैंने आपको कल करवा दिया था और पार्ट 2 आज जिसके अंदर पूरा रिमेनिंग पार्ट में स्टडी करा रहा हूँ। कल मैंने आपको स्टडी कराया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर टर्मिनोलॉजी क्या होती है और 6 टाइप के अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट क्या होते हैं। आर सर्किट बोलो, एल सर्किट बोलो, सी सर्किट, आर एल सर्किट, आपका आर सी सर्किट और एल आर सी सर्किट क्या होते हैं, किसमें प्रत्यावर्ती धारा बोलो प्रत्यावर्ती वोल्टता से आगे रहती है, किसमें पीछे रहती है, कितना फेज डिफरेंस होता है, क्या ग्राफ होता है, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। और आज रिमेनिंग पार्ट 2 के अंदर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और वो चीज़ें आपको वो जगह बताऊंगा जहाँ से इस बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। स्टार्ट करते दोस्तों, बस अच्छे से लास्ट तक देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ एसी एंड डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी करंट। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। एक आपको मैंने कहा इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक होती है, एक मैंने कहा औसत होती है, एक वीआरएमएस होता है, एक आपका पीक वैल्यू होती है। तो हम ये वैल्यूज़ बार बार आएगी तो पहले हम इनको डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला मैंने लिखा है बोलो आईटी, तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा। किसी क्षण यानी टी टाइम पर जो धारा होती है उसे हम तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी आई टी इजिकल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसी तरह से अगर हम बात करें तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो किसी टाइम पर ए टी टाइम, किसी क्षण पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है उसे तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, वी टी इजिकल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर शिखर एसी वोल्टेज बोलो क्लियर, या पीक एसी बोलो करंट और पीक एसी वोल्टेज। शिखर प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट का अधिकतम मान जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो पीक वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पीक एसी करंट कहते हैं। यानी मैंने अगर लिखा आई टी इजिकल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो जो यहाँ आई जीरो होता है वही तो पीक करंट होता है। क्लियर। इसी तरह से बोलो इधर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो अधिकतम मान है वही हमारा क्या होता है, पीक एसी वोल्टेज होता है, यानी वी टी इजिकल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। तो वी जीरो जो है वही मेरा क्या है, पीक वोल्टेज है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हमें किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन दे दे कि आई इजिकल टू 10 साइन ओमेगा टी, तो वो 10 जो दिया है वही पीक करंट है, यानी वही आई जीरो है। और वोल्टेज में भी अगर आपको दे वी इजिकल टू 5 बोलो आपका साइन ओमेगा टी, तो जो 5 है वही मेरा पीक वोल्टेज है। क्लियर। ओके। उसके बाद हमारा है एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैंने कहा औसत प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को क्या कहते हैं, औसत प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एक साइकिल एक चक्र के लिए देखें तो हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली चेंज होती है, ये प्लस ये माइनस। तो अगर मैं इसके एक चक्कर का औसत देखूंगा तो वो तो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर हाफ साइकिल का देखते हैं तो पूरे डेरिवेशन के बाद आई एवरेज इजिकल टू 2I0 अपॉन पाई आता है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अगर पीक बोलो करंट मिल जाए तो आप यहाँ पर एवरेज करंट निकाल सकते हो। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो आपको आई एवरेज हाफ साइकिल का ही पूछा जाता है, फुल साइकिल का निकालने की जरूरत नहीं है, जीरो ही होगा, 2I0 अपॉन पाई। इसी तरह से हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए अगर हम एवरेज वोल्टेज देखें तो फुल पूरे चक्र के तो जीरो होगा और हाफ चक्र के लिए 2V0 अपॉन पाई, यानी फॉर्मूले सेम है। अगर आपको आई एवरेज पूछे तो 2I0 अपॉन पाई, अगर आपको एवरेज वोल्टेज पूछे तो 2V0 अपॉन पाई। ओके। I0 या V0 की वैल्यू मिल जाए तो हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 बोलो क्लियर, 22 बोलो डिवाइड बाय 7 या 3.14 बोलो, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद अगर हम आई आर एम एस और वी आर एम एस की बात करें, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। क्लियर, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर, बोलो बोलो आपका करंट। क्लियर, तो आपको मैंने कहा ये स्क्वायर, ये मीन, ये रूट, तो इसका भी सॉल्यूशन जो आता है वो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आता है, आई जीरो अपॉन रूट टू। क्लियर, अगेन मुझे आई जीरो मिल जाए, पीक करंट मिल जाए, चाहे इक्वेशन की फॉर्म में चाहे डायरेक्ट, तो मैं आई आर एम एस भी निकाल सकता हूं। इसी तरह से अगर मुझे वी आर एम एस पूछे तो वो भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम होगा, वी जीरो अपॉन रूट टू, और वी जीरो क्या है, पीक वोल्टेज, आई जीरो क्या है, पीक करंट। तो आज मैंने सबसे पहले दोस्तों चार सबसे पहले चीज़ें बताई कि धारा के अंदर ही, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, अगर आपको कभी भी कोई इक्वेशन दे v इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू दिस वन, तो वो आपका किसी टाइम पर जो देते हैं वो तात्क्षणिक धारा या तात्क्षणिक वोल्टता होता है। अगर आपको उसके बाद जो पीक वोल्टेज या पीक करंट होता है वो वी जीरो या आई जीरो होता है, और आई एवरेज और वी एवरेज, आई आर एम एस, वी आर एम एस के क्या फॉर्मूले होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा भूल जाए कि भाई रूट टू किस में आ रहा था, तो वेरी सिंपल, इसमें आई आर एम एस रूट, यानी जिसमें रूट आएगा वो आई जीरो बाई रूट टू, यानी वो किसका होगा, आर एम एस का होगा। क्लियर, ओके। उसके बाद अगर हम देखना चाहें कि विद्युत श्रेणी अनुनादी परिपथ यानी सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, ओके, एलसीआर या आरएलसी सर्किट को ही हम क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं, यानी आरएलसी। ओके, अब कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की, अनुनाद की शर्त क्या होती है ऐसी सर्किट के अंदर, विद्युत श्रेणी बोलो अनुनादी परिपथ के अंदर, तो कहते हैं अपन एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिघात अगर शून्य होता है, यानी टोटल रिएक्टेंस अगर जीरो होता है, तो उसको हम बोलो आपका रेजोनेंस की कंडीशन मानते हैं। टोटल रिएक्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज जीरो। अगर मैंने कहा कि एलसीआर बोलो आपका सर्किट के अंदर x जीरो होगा, तो हम देखना चाहते हैं कि अनुनाद में क्या क्या चीज़ें होगी, तो आपको मैंने कहा x बराबर जीरो होगा, तो x होता क्या है, XL माइनस XC, वो जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा तो XL बराबर XC होगा, और x बोलो XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा वाल, XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो उनको भी बराबर कर देंगे, तो आपका ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया, LC आ गया, तो ओमेगा आर इजिकल टू 1 अपॉन रूट LC, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, अनुनादी कोणीय आवर्ती, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जानते हैं ओमेगा का मतलब, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब 2 पाई एन, तो बोलो अनुनादी आवर्ती क्या हो जाएगी, बोलो 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई रूट एल सी। क्लियर, यहाँ पर बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि 1 अपॉन रूट एल सी, क्लियर, की विमा होती है। क्लियर, ओके। डायमेंशन पूछी गई है, तो आपको ऑप्शन में देते हैं, बोलो M1 L1 एक देते हैं, टी बोलो एक देते हैं, टी इनवर्स एक देते हैं, बोलो आपका L1 टी इनवर्स। तो हमें पता है ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, सेकंड इनवर्स, यानी टी इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अनुनादी वक्र देखें, रेजोनेटिंग कर्व कैसा होता है, तो हम आई और फ्रीक्वेंसी में कर्व बनाते हैं, कुछ ऐसा मिलता है। तो उसके बाद आपको मैंने कहा इस वक्र को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है वही हमारी अनुनादी आवर्ती होती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एलसीआर बोलो परिपथ के अंदर सर्वाधिक प्रत्यावर्ती धारा कब मिलेगी, तो हम कहेंगे जहाँ पर अनुनादी आवर्ती होगी। क्लियर, और अनुनादी आवर्ती के दोनों तरफ दो ऐसे पॉइंट मिलते हैं P और Q, जिनको हम हाफ पावर पॉइंट या अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर लॉस होता है वो अनुनादी आवर्ती पर लॉस होने वाले का आधा मान होता है, और इस पर जो फ्रीक्वेंसी F1 है और इस पर F2 है। इसी से बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे मैंने लिखाया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कहा अनुनादी वक्र में वह आवर्ती जिस पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है उसे अनुनादी आवर्ती कहते हैं। यही अभी अपन ने देखा, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर बोलो ऐसी करंट की वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम, और इसका फॉर्मूला बोलो अपॉन 2 पाई रूट एल सी होता है। एल और सी दे तो अनुनादी आवर्ती का मान भी निकाला जा सकता है। ओके,
अनुराधि वक्र में अर्ध शक्ति बोलो आपका बिंदु की बात करें हाफ पावर पॉइंट, तो वह अनुराधि वक्र में अनुराधि आवर्ती के दोनों तरफ, ओके, दोनों तरफ दो बिंदु P और Q जहां पर शक्ति से पावर लॉस अधिकतम बोलो पावर लॉस, ओके, बोलो पावर लॉस का हाफ होता है, उन्हें हाफ पावर पॉइंट अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। क्लियर? एक्चुअली हमें जानना है बोलो क्या अनुराधि वक्र की बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ ऑफ आपका रेजोनेटिंग बोलो कर्व। तो अनुराधि वक्र में अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों के अंतर को क्या कहते हैं बोलो आपका बैंड चौड़ाई कहते हैं। यानी ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इनका जो डिफरेंस होता है उसे ही बैंड विड्थ बोलो बंद चौड़ाई बोलो आपका बैंड चौड़ाई कहा जाता है। क्लियर? ओके। अब अगर बैंड चौड़ाई और अनुराधि आवर्ती को मिलाकर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक। क्लियर? जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक की दो डेफिनेशन होती है। नंबर 1 पहली डेफिनेशन क्या है, अनुराधि आवर्ती, ओके, और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक, यानी FR अपॉन F2 माइनस F1। इसके रेशियो को भी क्या कहते हैं बोलो क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक कहते हैं, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल है, ये भी सेकेंड इनवर्स और ये भी सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब हुआ कि हमेशा ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होने के कारण जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होगा वो यूनिट लेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि प्रेरकत्व प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के अनुपात को विशेषता गुणांक कहते हैं। क्लियर? तो आपका ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ओम डिवाइड बाय ओम, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर भी क्या होगा, यूनिट लेस। क्लियर? ओके। तो हमें क्या पता चला, अगर हमें इंडक्टेंस मिल जाए, रेजिस्टेंस मिल जाए और अगर क्वालिटी फैक्टर देने निकालने का बोले तो भी हम कर सकते हैं, और अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाए और पावर पॉइंट जो हाफ पावर पॉइंट है वहाँ पर फ्रीक्वेंसियाँ मिल जाए तो आपका उनका डिफरेंस कर देंगे बोलो, और फिर इन दोनों का रेशियो कर देंगे तो भी हमें क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। क्लियर? उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तात्क्षणिक शक्ति और औसत शक्ति, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। और यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। मैं पूरा डिटेल से पूरे डेरिवेशन से बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। क्लियर? ओके। तो हम किसी भी क्षण किसी भी टाइम पर अगर हम कोई पावर देखते हैं तो उसे तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। अब अगर मैं P को T करूं, T क्षण पर शक्ति की बात करूं तो VT और IT हो जाएगा। VT का फॉर्मूला हमें पता है V0 साइन ओमेगा टी, आई बोलो T का फॉर्मूला I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बोलो क्लियर? ओके। तो हमने देखा ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पुटअप करेंगे तो PT इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी, IT की जगह I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर इसको ओपन कर लेंगे तो आपका ये V0 I0 एक तरफ आ गया, V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब मैथ्स कहता है कि साइन A प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी का जो सॉल्यूशन होता है वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, उसी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ। तो हम क्या करेंगे, V0 साइन ओमेगा टी ये ले लिया, इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा साइन ओमेगा टी कोस थीटा कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ओके। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया तो V0 I0 इससे मल्टीप्लाई होंगे तो साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा स्क्वायर बोलो टी ओमेगा टी हो जाएगा कोस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 I0 होगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन थीटा। क्लियर? ओके। उसके बाद आपको मैंने कहा कि ये जो हमारा इक्वेशन वहाँ आई थी V0 I0 साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस V0 I0 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अगर मैथ्स कहता है कि मैं अगर ऊपर और नीचे 2 से बोलो मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसी को आगे सिंप्लीफाइड किया तो हमें क्या पता चला कि V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस थीटा एज इट इज आ गया। देन मैंने यहाँ पर हाफ V0 I0 और ये 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन थीटा काटू तो वापस वही आ जाएगा। क्लियर? तो अब हमें मैथ्स क्या कहता है
कि 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा का सॉल्यूशन साइन 2 थीटा होता है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पी टी इज इक्वल टू वी जीरो आई जीरो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस थीटा प्लस वी जीरो आई जीरो। 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा। क्लियर? अब हमें ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें औसत शक्ति जानना है। क्लियर? ओके, अभी आपको इस पूरे डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट ना बताकर पूरा मैथ्स का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री लगाकर पूरा डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंस ही डेरिवेशन की है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है वर्कलेस पावर और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्कलेस पावर तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो जब आपको डेरिवेशन पता हो। क्लियर? तो मैंने कहा हमें पी एवरेज करते हैं, तो डेफिनेटली है कि जो हमारी ताकसीय शक्ति आई है उसी के औसत मान को, उसी के एवरेज वैल्यू को हम एवरेज बोलो पावर कहते हैं। तो अगर एवरेज करेंगे तो हमने यही लिया, इसका एवरेज किया, तो हमने देखा कि मैथ्स कहता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ होता है और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है। तो अगर यहाँ पर हाफ आ जाएगा तो हाफ वी जीरो आई जीरो कोस ओमेगा टी, और यहाँ 0 आ जाएगा तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ हमारी एवरेज पावर जो होती है वो हाफ वी जीरो आई जीरो कोस ओमेगा टी होती है। अब इसके टोटल 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? मैंने कहा वी जीरो आई जीरो, 2 है नीचे तो 2 को √2 इंटू √2 भी 2 ही होता है, तो इसके नीचे भी √2 लिख दिया, इसके नीचे भी √2 लिख दिया, वापस √2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाएगा। तो अब अपन ने देखा वी जीरो अपॉन √2 वी आर एम एस होता है, आई जीरो अपॉन √2 आई आर एम एस होता है। तो इसका मतलब हुआ पी एवरेज का फॉर्मूला वी जीरो आई जीरो की फॉर्मेट में भी बताया जा सकता है, आई आर एम एस वी आर एम एस की फॉर्मेट में बताया जा सकता है। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों फॉर्मेट बताया। क्लियर? और कैसे कन्वर्ट हुआ वो आपको समझ में आया होगा। इसीलिए आपको मुझे सबसे पहले आज जब मैंने पार्ट 2 स्टार्ट किया तो मुझे बताना पड़ा कि आई आर एम एस वी आर एम एस के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आई आर एम एस का मतलब होता है आई जीरो बाई √2, वी आर एम एस का मतलब होता है वी जीरो बाई √2, ताकि मैं यहाँ पर उनको यूज कर सकूँ। क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम वर्कलेस पावर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलो 2026 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर इसका क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। क्वेश्चन यही आएगा कि अल्टरनेटिव करंट के अंदर वर्कलेस पावर का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? तो मैंने कहा तात्क्षणिक शक्ति यानी पी टी ओके से औसत शक्ति पी एवरेज निकालते समय तात्क्षणिक शक्ति का सेकंड पार्ट जो होता है उसे वर्कलेस पावर कहते हैं। सेकंड पार्ट कौन सा था? ये रहा सेकंड पार्ट। ओके, ये रहा सेकंड पार्ट जो कि हमारे एवरेज के अंदर बोलो 0 होने की वजह से हट गया, उसको बोलते हैं हम आपका बोलो मैंने कहा कि उसी को वर्कलेस पावर कहते हैं। इसका मतलब हुआ वर्कलेस पावर का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ वी जीरो आई जीरो साइन 2 ओमेगा बोलो 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने कहा कि रियल और वर्चुअल यानी वास्तविक और आभासी, ये 2 वर्ड इस चैप्टर में बार बार आते हैं। कभी भी कहीं भी आ जाए कि वास्तविक प्रत्यावर्ती धारा का मान ये है, वास्तविक वोल्टता का मान ये है, आभासी धारा का मान ये है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा वास्तविक और आभासी से, वो बताना जा रहा हूँ। तो वास्तविक और आभासी धारा, वोल्टता और शक्ति, तो मैंने कहा ऐसी परिपथ की वास्तविक धारा का मतलब ही होता है एवरेज करंट। क्लियर? पर ऐसी परिपथ की वास्तविक वोल्टता का मतलब होता है वी एवरेज, और ऐसी परिपथ की वास्तविक शक्ति का मतलब होता है पी एवरेज। ओके, हमें क्या पता चला कि एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज और एवरेज पावर तीनों को मैंने अभी आपको पढ़ाया। आपने देखा कि सबसे पहले मैंने बेसिक के अंदर आपको एवरेज करंट और एवरेज बोलो आपको वोल्टेज के बारे में बताया। क्लियर? ओके, जो कि मैंने आपको हाफ साइकिल के बताया। फिर हमने एवरेज पावर के बारे में भी देखा, तो आपको मैंने कहा कि वही वास्तविक होता है, यानी आपको प्रत्यावर्ती धारा पूछे आगे वास्तविक वर्ड लिखा हुआ हो तो आप समझ जाओ कि आपको एवरेज वाला आंसर टिक करना है। बोलो क्लियर? ओके, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2 आई जीरो बाई पाई होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2 वी जीरो अपॉन पाई होता है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया हाफ वी जीरो आई जीरो, और मैंने कहा बोलो क्या होता है कॉस थीटा। बोलो क्लियर? ये रहा बोलो आपका। क्लियर? ओके, तो उसके बाद मैंने कहा आभासी क्या होता है, तो ऐसी परिपथ की आभासी धारा यानी आई आर एम एस वी आर एम एस पी आर एम एस यानी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वही हमारा क्या होता है बोलो
आप कहोगे बोलो वो आभासी होता है, यानी IRMS अभी बताया मैंने I0/√2, बोलो VRMS V0/√2। क्लियर? ओके तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इस चैप्टर में आपको आभासी या वास्तविक नाम लेकर कुछ भी पूछा जाए, धारा पूछे, वोल्टा पूछे, शक्ति पूछे, आप उसका अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे, उसका मीनिंग समझ जाओगे। क्लियर? कि आपको एवरेज पूछा जा रहा है अगर वास्तविक वर्ड हो, और आभासी मतलब आप समझ जाओगे कि RMS पूछा जा रहा है। क्लियर? ओके उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। क्लियर? ओके जिसको cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा किसी भी ऐसी बोलो सर्किट में बोलो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य के कोण यानी जो फेज डिफरेंस होता है उसकी कोजिया यानी कोस ओके को उस परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos थीटा। और थीटा क्या होता है? फेज डिफरेंस बिटवीन ऐसी वोल्टेज एंड ऐसी करंट, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टा और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य के जो फेज डिफरेंस होता है, जो कलांतर होता है, वही यहाँ पर थीटा है। क्लियर? ओके तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि 6 के 6 ऐसी सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होगा, कब 0 होगा, कब 1 होगा, कब थीटा होगा, वो निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो आपको मैंने कहा विभिन्न ऐसी परिपथों के लिए शक्ति गुणांक का मान, पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऐसी सर्किट, प्योर आर ऐसी सर्किट। सबसे पहला जो शुद्ध आपका आर जुड़ा हुआ ऐसी सर्किट होता है, उसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं शक्ति गुणांक, तो मैंने कहा V इजिकल टू क्या होता है, V0 sin ओमेगा टी, I इजिकल टू क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी, दोनों में फेज डिफरेंस 0 होता है। ये मैंने पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छे से बताया है। तो आपका यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब 1। अगर एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा ऐसी परिपथ होता है जिसके अंदर शक्ति गुणांक का मान 1 होता है, तो उसका आंसर होगा प्योर आर ऐसी सर्किट। क्लियर? उसके बाद अगर आपको प्योर एल ऐसी सर्किट की बात करें तो आपका V इजिकल टू V0 sin ओमेगा टी होता है, I इजिकल टू I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 होता है। बहुत अच्छे से मैंने सिखाया कि जब भी लॉइन सामने आता है तो आप अगर जा रहे होते हो तो आप 2 कदम पीछे जाओगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। इसका मतलब आप प्योर एल ऐसी सर्किट के अंदर हमेशा प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा से π/2 कलांतर पीछे रहता है। बोलो क्लियर? तो फेज डिफरेंस अगर π/2 आया तो cos π/2 या cos 90 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 0। तो इस वाले केस के अंदर पावर फैक्टर जो शक्ति गुणांक होगा वो 0 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें प्योर सी ऐसी सर्किट, वोल्टेज V इजिकल टू V0 sin ओमेगा टी, I इजिकल टू I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। बताया मैंने आपको कि यहाँ पर कैपेसिटर अगर जुड़ा हो, यानी हम इसको केट की नज़र से देखते हैं, जब भी बिल्ली सामने आती है हम मॉडर्न ज़माने के हम 2 कदम आगे ही जाएंगे, पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा जो प्योर AC ऐसी सर्किट है उसके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है, यानी इसमें भी शक्ति गुणांक आपका क्या होगा 0। ओके उसके बाद RL ऐसी सर्किट हो, RC ऐसी सर्किट हो, RLC ऐसी सर्किट हो, किसी के अंदर भी हम जानते हैं चाहे बोलो धारा आगे हो, बोलो वोल्टा आगे हो, फेज डिफरेंस थीटा ही रहने वाला है। इसलिए इसके अंदर बोलो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला cos थीटा होगा। अब अगर वो गिवन फेज डिफरेंस 30 है तो cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं 45 या 60, जो भी हमें एग्जामिनर गिवन दे वहाँ हम आंसर दे सकते हैं। इस केस के अंदर आपको बोला जाएगा कि अगर RLAC सर्किट है तो धारा जो है वो वोल्टा से बोलो आपका 45 डिग्री एंगल पीछे है, 30 एंगल पीछे है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो हमें cos थीटा में थीटा की बोलो जो वैल्यू दे वो रखनी है और आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको 6 के 6 सर्किट का पावर फैक्टर बता दिया, सारा अप्लाइड है। केवल इतना पता होना चाहिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos थीटा होता है और थीटा यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन बोलो ऐसी करंट एंड ऐसी वोल्टेज होता है, और किस में कितना कलांतर होता है वो पार्ट 1 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। क्लियर? ओके पार्ट 1 हमारा पार्ट 2 का बेस था। क्लियर? अब अगर हम एक छोटा सा कंटेंट होता है, बहुत सी बार एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आ जाता है जिसका नाम होता है चौक कुंडली, अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ओके इसी ऐसी सर्किट के अंदर वो बताने जा रहा हूँ। चौक कुंडली किसको कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा यानी ऐसी करंट क्लियर के मान को नियंत्रित करने वाली कुंडली को क्या कहते हैं?
चोक कुंडली। क्लियर। सबसे पहले चोक कुंडली का मीनिंग डेफिनेशन पता चल गई कि वह कुंडली जो कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह कि चोक कुंडली बनाते समय किस बात ध्यान रखना पड़ता है। चोक कुंडली को बनाने के लिए लोहे के क्रोड पर ऐसे तांबे के तारों को लपेटा जाता है जिनका इंडक्टेंस प्रेरक तो हाई हो और प्रतिरोध रेजिस्टेंस लो हो। यही वो कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि चोक कुंडली बनाने के लिए एल और आर होना चाहिए। ऑप्शन में आता है हाई हाई, लो लो, हाई लो, लो हाई। दोस्तों ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के पूरा चांस है। बस आपको ध्यान रखना है चोक कुंडली जब हम बनाते हैं तो हमेशा इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व हाई लेते हैं और रेजिस्टेंस प्रतिरोध लो लेते हैं। क्लियर। ओके, तो आपको मैंने कहा कि हमेशा ध्यान रखना एल क्या होना चाहिए, हाई, और आर क्या होना चाहिए, लो। ओके, उसके बाद कैसे कंट्रोल करता है, कैसे कम करता है चोक कुंडली, तो आपको मैंने कहा चोक कुंडली में भंवर धारा एडी करंट उत्पन्न होती है जो इसका नेचर ही अवमंदन प्रकृति होने के कारण वो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। क्लियर। तो मैंने कहा एडी करंट जो है वो उत्पन्न होती है उसके अंदर, इसीलिए वो प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल कर लेती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चोक कुंडली किस बोलो के कारण, किस प्रिंसिपल के कारण प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि चोक कुंडली के अंदर कौन सी धारा, कौन सी बोलो आपका उत्पन्न होती है, भंवर धारा, ईडी करंट उत्पन्न होती है। और चोक कुंडली की अगर प्रतिबाधा की बात करें, इम्पीडेंस की बात करें, तो आपका जेड इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट होगा। एक्सएल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ओमेगा एल, तो आपका जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का रूट। दोस्तों मैंने आपको लगभग 22 पेज के अंदर पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग ऐसी सर्किट का सारा बोलो स्टडी करा दिया। नया चैप्टर जो जुड़ा है वो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर पूरे लेक्चर के सारे कंटेंट बता दिए रैपिड फास्ट तरीके से। अगर आप इन लेक्चर को देखकर नोट्स बना लोगे तो गारंटी है मेरी, आपको प्रत्यावर्ती धारा जो नया चैप्टर जुड़ा है उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। बोलो आप बस इसको देखिए और नोट्स बनाइए और 1 बाय 1 जो चैप्टर मैं करा रहा हूँ बस उनको तैयार कीजिए। आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, अच्छी रैंक भी आएगी और आपको टॉपिक इजी लगने लगेंगे। क्लियर। ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको ये लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताएं। और डॉक्टर मेहता क्लासेज की सेकंड ग्रेड साइंस के लिए पूरे राजस्थान के लिए जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है हमने, उसका हिस्सा बनिए और बेनिफिट लीजिए ताकि आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगे। आज मैंने आपको 2 दिन के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 कर आपको अल्टरनेटिंग करंट नए चैप्टर को पूरा भी करा दिया है और सारे कंटेंट को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, पढ़ते रहो और मस्त रहो। और इसी तरह से जब आप अच्छे से स्टडी करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करोगे, रैपिड फास्ट तरीके से स्टडी करोगे तो कोर्स भी होगा और सिलेक्शन भी होगा। ओके दोस्तों।